डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 67 और 68 को कवर किया था, जिसमें हमने मॉर्गेजी के राइट्स को देखा था कि किस तरीके से वो फोरक्लोजर सेल के लिए और मॉर्गेज मनी के लिए जो है कोर्ट में सू कर सकता है मॉर्गेजर को। आज हम मॉर्गेजी की दूसरे राइट को डिस्कस करेंगे, जो दिया है सेक्शन 69 में। तो देखिए, हमने जब सेक्शन 67 और 68 पढ़े थे तो उसमें हम देख रहे थे कि मॉर्गेजी को अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 69 है वो मॉर्गेजी को ये पावर देता है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, लेकिन बिना कोर्ट में जाए बगैर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मॉर्गेजी हैज पावर टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कि उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है और वो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को, अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ है, उसका जो लोन अमाउंट जो उसने दिया था मॉर्गेजर को, अगर उसका पेमेंट रीपेमेंट नहीं हुआ है तो फिर वो बिना कोर्ट में जाए ही उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो इस सेक्शन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के टाइम पे रेलेवेंस तो नहीं रखती है, लेकिन फिर भी ये सेक्शन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, अ, हमने देखा था कि सेक्शन 67 और 68 में वो मॉर्गेजी जो है फोरक्लोजर के लिए, सेल के लिए या मॉर्गेज मनी के लिए जाता है कोर्ट में, लेकिन सेक्शन 69 में बिना कोर्ट में जाए वो क्या कर सकता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है और अपना जो भी मनी है वो रिकवर कर सकता है। तो देखिए, सेक्शन 69 को हम अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि मॉर्गेजी हैज पावर टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट इन फॉलोइंग केसेस, कि मॉर्गेजी जो है बिना कोर्ट में गए अपना जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल करनी है। तो देखिए, सबसे पहली जो इसमें क्लॉज ए है वो कहता है कि इट मस्ट बी इंग्लिश मॉर्गेज। तो केवल ये जो सेक्शन 69 है ये इंग्लिश मॉर्गेज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें हम अदर मॉर्गेज की बात करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसका जो स्कोप है वो नैरो हो गया कि ये जो सेक्शन 69 है ये केवल इंग्लिश मॉर्गेज के लिए एप्लीकेबल है। तो केवल अगर इंग्लिश मॉर्गेज हो रही है तो ही मॉर्गेजी जो है उसमें सेल कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अब इसका स्कोप और नैरो हो गया। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जो मॉर्गेजर है और जो मॉर्गेजी है वो हिंदू नहीं होने चाहिए, मुस्लिम, बुद्धिस्ट या ऐसे कोई रेस, सेक्ट या ट्राइब के मेंबर नहीं होने चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर ऑफिशियल गजेट में स्पेसिफाई किए जाते हों। तो यहाँ पर ये इसकी एक और कंडीशन लागू कर दी कि पहले तो ये इंग्लिश मॉर्गेज होना चाहिए, फिर ये दूसरा ये कि मॉर्गेजर और मॉर्गेजी जो है हिंदू नहीं होने चाहिए, मुस्लिम, बुद्धिस्ट नहीं होने चाहिए या ऐसे सेक्ट के मेंबर नहीं होने चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर स्पेसिफाई किए जाते हों। ठीक है, तो अगर ऐसे लोग हैं तो उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। जो हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, तो उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद क्लॉज बी कहता है, ठीक है, इफ गवर्नमेंट इज द मॉर्गेजी, कि भाई जो गवर्नमेंट अगर मॉर्गेजी है तो उसकी जो सेल करने की पावर है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट वो एक्सप्रेसली दी हुई होनी चाहिए मॉर्गेज डीड के द्वारा। मतलब मॉर्गेज डीड में एक्सप्रेसली लिखी हुई होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। ठीक, सी क्लॉज इसमें कहता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी मस्ट बी सिचुएटेड इन कैलकाटा, मैड्रास, बॉम्बे और इन एनी टाउन स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब अगेन ये थोड़ा सा ये जो क्लॉज है इसका भी रेलेवेंस आज के समय में लगता नहीं है। तो ये फिर यहाँ पर कहता है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड होनी चाहिए कहाँ, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे और ऐसा कोई भी टाउन जो गवर्नमेंट द्वारा टाइम टाइम पे स्पेसिफाई किया गया हो। तो इसमें देखिए, आप जो क्लॉज ए है, क्लॉज सी है, ये थोड़ा सा इस सेक्शन को आज के समय के हिसाब से रेलेवेंट नहीं बनाते हैं। इसके बाद आ जाइए इसी के सेक्शन 69 के सबसेक्शन 2 पे। तो ये कह रहा है कि जो ये पावर है ना कि सेल कर देंगे मॉर्गेज प्रॉपर्टी को विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट में जाए बगैर,
तो ये एक्सरसाइज की जाएगी, इसको अमल में तभी लाया जाएगा जब सबसे पहले एक रिटर्न नोटिस दिया जाएगा मॉर्गेजर को। ठीक है, भाई अमाउंट ड्यू हो चुकी है और अभी तक मॉर्गेजर ने पे नहीं किया है, तो क्या करेगा मॉर्गेजी, एक नोटिस सर्व, रिटर्न नोटिस सर्व करेगा मॉर्गेजर को, और उसमें ये बोलेगा कि भाई इतनी इतनी पेमेंट जो आपने मुझसे ले रखी है वो मुझे वापस कर दिया जाए। उसके बाद एक वेटिंग पीरियड है 3 मंथ्स का। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा कि 3 मंथ्स तक मॉर्गेजर ने पे नहीं किया है, मतलब नोटिस सर्व हो गया, 3 मंथ्स भी एक्सपायर हो गए, तब भी मॉर्गेजर ने जो है पे नहीं किया है, तो उस केस में फिर मॉर्गेजी उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। सेकंड जो बी क्लॉज में ये है, वो कहता है कि इंटरेस्ट अमाउंट अमाउंटिंग टू एटलीस्ट 500 रुपीज इज इन अरियर एंड अनपेड फॉर 3 मंथ्स। कि देखिए, एक तो पहली कंडीशन है कि 3 मंथ्स एक्सपायर हो गए, अभी तक मॉर्गेजर ने मॉर्गेज मनी नहीं दिया है। ठीक है, सेकंड ये है कि अगर मॉर्गेजर ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है जिसकी अमाउंट एटलीस्ट 500 रुपीज है और वो अरियर में चल रहा है, मतलब वो धनराशि जमा होती जा रही है, उसके एरियर बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो उस और वो जो एरियर है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक वो भी अनपेड रहा है, मतलब मॉर्गेजर ने वो 3 महीने तक वो एरियर भी पे नहीं किया है, तो उस केस में भी फिर मॉर्गेजी क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ कंडीशन है जो इस सेक्शन को एक्सरसाइज करने से पहले मॉर्गेजी को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, जो कि बात करता है पोजीशन ऑफ परचेजर। परचेजर कौन है, जिसको कि मॉर्गेजी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी सेल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर परचेजर को जो है सबसेक्शन 3 के द्वारा प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, ये सेक्शन 69 जो है परचेजर को, ऐसे परचेजर को जिसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। तो उसको जो सेल हुई है वो किसी भी ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं होगी कि ये सेल इरेगुलर थी या ऑथराइज नहीं थी। मॉर्गेजर इसे किसी भी ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो ये टोटली यहाँ पर सिक्योर्ड है। परचेजर की पोजीशन, परचेजर को जो सेल हुई है, वो टोटली यहाँ पर इस सेक्शन के द्वारा सिक्योर कर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 4 की। अब देखिए, मॉर्गेजी ने क्या किया है, मॉर्गेज मनी को सिक्योर करने के लिए, अपने मॉर्गेज मनी को वापस लेने के लिए जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया है। फिर सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उसको किस तरीके से, किस मैनर में जो है अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे उससे खर्चे निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें बता रहा है कि जो भी प्रायर एनकम्बरेंसेस थे, अगर उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे कुछ पुराने कर्जे थे, वो सब पहले उनको चुकता किया जाएगा। ठीक है, जो भी मनी आएगा, सपोज 10 लाख है तो 10 लाख में से सबसे पहले देखा जाएगा कि प्रायर एनकम्बरेंसेस कितने हैं। ठीक है, पहले उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। फिर उसके बाद फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट चार्जेस एंड एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड फॉर द सेल, जब प्रायर इनकम्बरेंसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो सेल को अरेंज करने के लिए जो भी चार्जेस लगे हैं, कॉस्ट आई है, एक्सपेंसेस आई है, वो सब जो है फिर उससे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो 10 लाख में से सपोज प्रायर इनकम्बरेंसेस का 1 लाख था, वो हट गया, 9 लाख बचा। ठीक है, फिर 9 लाख में से जो भी सेल को अरेंज करने के लिए जो पैसा, सपोज 50,000 लगा, तो वो 50,000 निकालेंगे, तो फिर कितना बचा, 8.5 लाख बचा। अब थर्ड नंबर पे आएगा फॉर सिक्योरिंग द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब क्योंकि सेल इसलिए की गई है कि ताकि मॉर्गेज मनी वापस मिल सके, तो अब इस 8.5 लाख में से जो भी मॉर्गेज मनी है वो निकाल लिया जाएगा। तो सपोज अगर 5 लाख मॉर्गेज मनी था, तो 8.5 में से 5 और घटा लीजिए, तो बच गया आपके पास 3.5 लाख रुपए। तो ये जो 3.5 लाख रुपए हैं, ये क्या है, ये सरप्लस है। ठीक है, तो सरप्लस जो है वो वापस मॉर्गेजर को दे दिया जाएगा। और अगर सपोज सरप्लस भी नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, मतलब पहले इनकम्बरेंसेस क्लियर कर दिए, फिर कॉस्ट, जो सेल में कॉस्ट आई है वो क्लियर कर दी, फिर मॉर्गेज मनी को क्लियर कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं बचा है, तो फिर सिंपल मॉर्गेजी क्या करेगा, मॉर्गेजर को एक रिसिप्ट दे देगा कि भाई इस तरीके से सेल हो चुकी है और ऐसी ऐसी जगहों पर जो है पैसा आपका लग चुका है। तो सिंपल उसमें एक रिसिप्ट दे देनी है मॉर्गेजर को। तो ये आपका सबसेक्शन 4 कहता है। उसके बाद आता है लास्ट, उसमें सबसेक्शन है, वो है सबसेक्शन 5,
तो ये कहता है कि ऐसे मॉर्गेजेस जो 1 जुलाई 1882 से पहले बने हैं, वह उन मॉर्गेजेस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए ये वाला सबसेक्शन भी थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट है, क्योंकि 1 जुलाई 1882 का टाइम पीरियड बहुत होता है। अभी तब से लेके आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई मॉर्गेज अभी तक होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इस सेक्शन को इर्रेलेवेंट बनाती हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है। तो फिर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो भी मॉर्गेजेस 1 जुलाई 1882 से पहले बनी हुई है, जो भी इंग्लिश मॉर्गेजेस बनी हुई है, उन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।